हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पॉलिटिक्स सीरीज़ मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी है। बीच में मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी। पॉलिटिक्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे एक आइडिया डेवलप हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कमिटी बनी, फिर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डेवलपमेंट हुआ एंड ग्रेजुअली जो कमिटी फॉर्म हुई, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो सब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो यहाँ से बनते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए हैं या कभी स्टेटमेंट बेस्ड में भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। आपको कमिटीज़ के जो चेयरमैन थे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है जहाँ से आपको याद करके रखना है मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स, और क्वेश्चंस बनते हैं और स्कोर करना बहुत इजी है। तो इसको देखते हैं क्विकली। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कैसे स्टार्ट हुई? तो 1934 की डेट हम हमेशा याद रखनी है कि एम एन रॉय पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेगी और अपने कंट्री के डाइवर्सिटी को देखते हुए कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कैसी हमारी अपनी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, उसकी डिसीजन खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेगी। तो ये एम एन रॉय द्वारा पहली बार ये आइडिया दिया गया 1934 में। ठीक है, तो ये याद आपको रखना फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन का फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू on behalf of Indian National Congress declared that the constitution of free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। तो यहाँ पर यह था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बनेगी जो कि इंडियन सिटीजन्स के द्वारा वोटेड होंगे और वो इलेक्टेड लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होंगे और वो एक फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। 1940 में डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर। ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कब एक्सेप्ट हो गई? अगस्त ऑफर में। 1942 क्रिस्प प्रपोजल, ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। इट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, तो वो जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट विथ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। ठीक है, तो क्रिस्प प्रपोजल में ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग होगा बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट मुस्लिम लोग लीग ने उसको रिजेक्ट किया एंड दे वर इन फेवर, मुस्लिम लीग वन फेवर इन मुस्लिम लीग वर इन फेवर ऑफ टू स्टेट। ओके, दैट इज़ वन फॉर पाकिस्तान एंड अनदर फॉर इंडिया। नाउ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट पुट फॉर्थ ए स्कीम मोर और लेस एक्सेप्टेड बाई मुस्लिम लीग। ओके, मेंबर्स लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प एंड एवी अलेक्जेंडर। ये मेंबर पे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, तो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा कि कहाँ से PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या एग्जैक्टली आपको याद करके रखना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपने सारा पढ़ लिया, रिवीजन के समय पे शॉर्ट नोट्स जो होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपको स्कोर करने में। तो ये मेंबर याद रहना चाहिए, कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे। ओके, इसके आप कुछ भी निमोनिक्स वगैरह बना लें, LSA, ठीक है, SAL, जैसा जो आपको याद रहे। इनिशियल वर्ड अगर नाम के पता रहेंगे तो आप ऑप्शंस में गलत नहीं करेंगे। सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इम्पोर्टेंस डेट
पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, 9 दिसंबर 1946, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया फर्स्ट सीटिंग को, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड। नाउ 11 दिसंबर 1946 क्यों इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ओके। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओल्डेस्ट member was elected as the temporary chairman of the assembly following the French practice, ओके। वाइस प्रेसिडेंट 2 लोगों को चुना गया था उस समय, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी, ओके। तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 दिसंबर 1946 अगेन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। बाद में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जा कर के एक मतलब हेल्पफुल हुआ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहीं ना कहीं प्रीएम्बल को फ्रेम करने में, ओके। नाउ 22 जुलाई 1947, ओके, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। 26 नवंबर 1949, हमारे प्रीएम्बल में भी डेट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, और सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज some parts of the constitution came into effect. So 26 November 1949, 24th of January 1950, adoption of national song and national anthem, okay. Now 26th of January 1950, the constitution came into force, making India a republic, okay. So this is important. 25th of October 1951 एंड 21st of January 1952, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कभी भी पूछा जाए कब हेल्ड हुई, तो दिस इज 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ओके। नाउ आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सो कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को? नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, पहले हमने देख लिया है। स्ट्रेंथ क्या था? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में, अगेन स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको टोटल पता होनी चाहिए, 389, 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, ओके। तो ये टोटल नंबर पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियंस, क्रिश्चियन, SC, ST इंक्लूडिंग वन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस, ओके। Seat allocation, each province and princely state were allotted seats in proportion to their respective population. Seat allocated to each British province were to divided among 3 principal communities, Muslim, Sikhs, general in proportion to their population. Voting method क्या था? Proportional representation by single transferable vote in case of provincial representation. Representative from princely states were nominated by their heads, okay. तो princely state के जो member थे वो nominated थे, बाकी proportional representation से elected representative थे. Now members partially elected in British province and partially nominated by heads of princely state body. Members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, okay. महात्मा गांधी was not a part of the constituent assembly, हमेशा याद रखें, ऑप्शन में आ जाए तो आप समझेंगे कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो मे बी ये कहीं पार्ट हो, बट ये एक जो फैक्ट है आपको याद रखना है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। ऑल्दो आपने कहीं पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट अगर ऑप्शन में आता है ना तो फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ओके। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक रिजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946, ये डेट यहाँ पे याद रखना है इन द असेंबली। इट कंटेंट द फंडामेंटल्स एंड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ओके। guaranteed the people of India justice, social, economic, political, equality of status and opportunity, freedom of thought and expression and belief, okay. जैसा मैंने बोला, the preamble of the constitution of India is a modified version of objective resolution, okay. so this statement अगर ऐसा है तो this is correct, इस पे ही based है हमारा preamble. The resolution is adopted on 22nd of January 1947 by assembly, okay. Changes made by Independence Act 1947, ठीक है. द असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरन बॉडी, ओके. 2 separate functions were assigned to the assembly performed on separate days.
legislative body and constituent body. Okay, thus assembly become the first parliament of the Indian dominion. These two functions continued till 26 November 1949. After the withdrawal of Muslim League, the strength of total member came down to 299 as against 389 under the cabinet mission plan. Okay, फंक्शन परफॉर्म बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. अब क्या क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन May 1949, adopted national flag, okay, adopted national song, national anthem, okay, elected राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये सारे वर्क जो हैं वो परफॉर्म किए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा. फाइनल सेशन वाज हेल्ड ऑन 24 January 1950. However, it continued as provisional parliament of India from January 26, 1950 till formation of new parliament 1952. तो 2 साल के लिए मतलब वो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरफ फंक्शन किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. टोटल सेशंस कितने हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए टोटल सेशन 11. ठीक है. टोटल टाइम 2 years 11 months 18 days. टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख. तो एक्सपेंडिचर तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये आपको टोटल टाइम हमेशा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है. 2 years 11 months 18 days. तो ये याद रखना. जहाँ पे मैं स्टार मार्क करूँ वो आप ज़रूर याद रखना. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आते हैं क्वेश्चन. नाउ ये मेजर कमिटीज आप पढ़ के रखना, एकदम याद कर लेना. मैं बोल रहा हूँ एकदम याद कर लेना. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आ जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, और गलत नहीं करना, बहुत ईजी होता है ये. ओके, ठीक है. तो देखते हैं. चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन पावर्स कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के एंड स्टेट कमेटी के. तो 3 अलग अलग कमेटी के ये जवाहरलाल नेहरू जी हमारे वो चेयरमैन थे. यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे. सरदार पटेल जी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज. ओके. डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी. ये क्वेश्चन तो बहुत बारी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन. तो ये मेजर कमेटी में आपको याद रहना चाहिए हमेशा. द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेटअप ऑन 29 August 1947. इट कंसिस्ट ऑफ 7 members. ये नंबर भी पूछा जा सकता है. जिसके चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर जी, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स हैं एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव. He replaced P.L. Milter, who resigned due to illness. T.T. Krishnachari, he replaced D.P. Khattan, who died in 1948. So they were the members of the drafting committee. तो इस तरह से आपको याद रखना है. इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखते हैं कि इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ये जब इफेक्ट में आया, मतलब उस दिन से ये लागू हो गए, और ये इनैक्टमेंट इस दिन से अडॉप्ट किया गया कि नाउ दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच विल guide the rules and regulations in our country. So it was adopted on 26th of November 1949. Out of 299 members of the assembly, only 284 were actually present on the day and signed the constitution. At that time it contained preamble, एक 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल्स. तो जब इनेक्ट हुआ 1949 में, तो इसमें थे प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स. आज आप देखोगे कि जैसे 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 22 पार्ट्स हो गए हैं, इस तरह से. तो उस समय जो नया जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, तो ये इतने आर्टिकल प्रीएम्बल और 8 शेड्यूल थे. द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. इन्फोर्समेंट में क्या क्या आया उस समय 26 November 1949 को? सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल पावर एंड शॉर्ट टाइटल कंटेन इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366. तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो उस दिन इन्फोर्स भी हो गए थे. मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन January 26, 1950. ओके. तो इतने जो ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जब इनेक्ट हुआ 1949 में तभी इन्फोर्स भी हो गए थे, लागू भी हो गए थे. लेकिन जो मेजर पार्ट है वो 26 January 1950 को वो फोर्स में आया. एंड द कमेंसमेंट डे सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. ठीक है. जनवरी 26, 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, फॉलोइंग द लाहौर सेशन. ओके. तो ये इम्पॉर्टेंट है,
याद रखना आप। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ऑल इट्स इनैक्टमेंट वर रिपील्ड। द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यूड। ओके, ये सब है। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या क्या है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस ऑन जुलाई 8, 1946 द कांग्रेस पार्टी appointed an expert committee for the purpose of preparing materials for the constituent assembly. Okay, members of the committee were, तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाया गया था, उसके ये मेंबर्स दिए गए हैं। ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज़ के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, PYQ में आ चुके हैं, और स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, अभी आप देखते हैं स्टैंप लगाते हैं मुहर, तो उस समय एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, सर BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है। HBR Iyengar वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, प्रेम बिहारी रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब थोड़े यूनिक टाइप के हैं, एग्ज़ाम में ऐसे रट्टा टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए, बट आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हमें स्टेट PCS के लिए फैक्ट बेस्ड जो भी आइटम्स हैं ना इसमें, उसको ज़्यादा याद करके रखना है। तो प्रेम बिहारी रायजादा जो तो कैलीग्राफर थे वो। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हिंदी वर्जन ऑफ द कैलीग्राफी डन बाई बसंत कृष्ण वैद्य एंड इल्यूमिनेटेड बाई नंदलाल बोस। ओके, Hindi text of the Constitution. The 58th Constitutional Amendment Act 1987 addressed the lack of provision for an authoritative Hindi text by introducing Article 394A in Part 12 of the Constitution, 22 of the Constitution. Okay, the President is mandated to translate the Constitution into Hindi authority and to revise the Hindi text accordingly. Okay, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में CUET के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि इनिशियली जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कितनी कॉपी प्रिंट की गई थी। जैसे होता है ना कि एक बुक हम प्रिंट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी कितनी प्रिंट हुई थी। तो वैसे आप इसको कमेंट में आंसर करना, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 2 कॉपीज़ वो है पब्लिश की गई थी या प्रिंट की गई थी ओरिजिनल। 1 वाज इन इंग्लिश एंड अनदर वाज इन हिंदी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको रिवाइज करना इसी डायरेक्शन में जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।